कसरे जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे सबसे पहले था कि आपके घर की बैकग्राउंड क्या थी? क्या कोई कला का माहौल था? कला का माहौल तो सही बोलूँ नहीं था। मेरे पिताजी NCERT जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करते थे। एंड द ऑल मेंबर ऑफ माय फैमिली वर वेरी क्वालिफाइड। फादर वाज वर्किंग इन NCERT। मेरी सिस्टर जो है वो एजुकेशन में थी। मदर हाउसवाइफ थी। तो बहुत एक हम्बल सिंपल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से मैं हूँ। और कहीं पर भी कला से कोई लेना देना नहीं था। मैं ही एक ऑड वन आउट था अपनी फैमिली में, जहाँ जिसको ये बग था जी कि मेरे को जब मैं पैदा हुआ तो सबसे मुझे सिंगिंग, मैं बड़ा हुआ तो सिंगिंग का और इन सब चीज़ों का शौक़ हुआ। तो वहीं से मेरा रुझान जो है वो सिनेमा की तरफ, फिल्में देखना, मिमिक करना। मैं सभी हीरो हीरोइन के वॉइसेस को मिमिक करता था, सिंगर्स को मिमिक करता था। तो धीरे धीरे मेरी जो सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरा इंट्रोडक्शन एक एंटरटेनर की तरह से होने लगा। और फिर विद द टाइम मुझे सिनेमा में बियॉन्ड जो फिल्में देखते हैं, जो हीरो हीरोइन परफॉर्म करते हैं, बट वो बनाते कैसे हैं उस पे होने लगा। फिर मुझे मौका मिला एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्म करने का दूरदर्शन में। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए दूरदर्शन में बचपन में। और कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स होते थे, मेरे फादर जहाँ पर थे CIET में। और वहाँ से मुझे बिहाइंड द कैमरा जानने का मौका मिला। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट था, सिंगिंग में इंटरेस्ट था। तो बाय द टाइम मैं जब बड़ा हुआ, 15-16 साल का हुआ, तो मुझे लगा बस मुझे यही कुछ करना है, मेरे को और कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने ही दिमाग में फ़िल्में बनाता था और कहानियाँ बना के लोगों को सुनाता था। मेरी स्कूल में मेरी टीचर्स को अपनी अपनी कहानियाँ बना के उस समय ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती थी कि भाई कोई क्यों कहानी सुना रहा है, क्योंकि अब तो खैर आजकल क्रिएटिविटी को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलती है सभी स्कूल्स में। बट हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं समझते थे। तो आई वाज द वन ऑड वन आउट, सो आई यूज्ड टू नरेट स्टोरीज टू द टीचर एंड टू ऑल माय फेलो फ्रेंड्स। एंड उन्होंने धीरे धीरे मेरे को अप्रिशिएट करना शुरू किया। तो फैमिली में कहा जाए तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने एक जगह थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अपनी बनानी शुरू की। आपके मन में कब आया कि मुझे कुछ गाना चाहिए या गाना? कोई घटनाक्रम हुआ या क्या था? या स्कूल में था या घर में कोई? हाँ, मैं बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव बच्चा रहा हूँ मेरे बचपन से। मुझे गाने का बहुत शौक़ था। मुझे ऐसा लगता था मैं सिंगर ही बनूँगा, मैं श्योर था इस बात के लिए। लेकिन जब मैं जैसे-जैसे बड़ा होता गया, मुझे फिर विजुअलाइज़ेशन करने का, पूरी कहानी बताने का शौक़, लिखने का शौक़ हुआ। मैं जब 10th क्लास में था तो मुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं खुद की स्टोरी लिखता था और उनको सुनाता था, और वो सब लोग सुनने आते थे। और ऐसे-ऐसे करते-करते मैं अपने सर्कल में मुझे जाना जाने लगा कि भाई अब कब नेक्स्ट स्टोरी लिख कर आ रहे हो तो मैं सुनाऊँ। तो वहाँ से मेरे को लगा मुझे कि यार ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। प्लस मैं परफॉर्म भी करता था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। तो मुझे बिहाइंड द कैमरा वो क्या चीज़ें होती हैं जिससे कोई फ़िल्म या कोई प्रोग्राम बनता है, वो भी मैं देख पा रहा था। तो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती जा रही थी और एक इंसान का एक भविष्य, जो एक उसने सपना देखा, वो बन रहा था आगे आने वाले भविष्य के लिए। ऐसे मेरे दिल में वो चीज़ें होती जा रही थी। आपकी इन गतिविधियों को देखकर जी। आपके पिताजी की क्या सोच थी? वो क्या सोचते? क्योंकि वो तो शिक्षा से जुड़े हुए थे। जी, मैं बचपन से जब मेरे को ये शौक़ हुए और मुझे फ़िल्मों में, मुझे गाने का और मुझे फ़िल्म बनाने का शौक़ हुआ, तो पहली बात तो पेरेंट्स को ये बात को बड़ी हैरानगी हुई कि भई एक्टिंग के लिए अक्सर माँ-बाप को लोग बोलते हैं कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट मैं आया था लेके मुझे डायरेक्शन करनी है, मुझे कहानी लिखनी है, डायरेक्ट करना है। तो मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आया कि ये लड़का क्या करेगा, बट डायरेक्शन कैसे कराएँ? उनकी समझ से बाहर थी ये बात। वो बेचारे मीडियम क्लास फैमिली से थे। फ़िल्म में एक्टिंग के बारे में तो चलो दूर से कहीं इन्होंने कहानियों में सुना होगा कि कोई छोटे शहर से गया तो बम्बई में जाके एक्टिंग करना चाहा, बट डायरेक्शन करने के लिए कोई बोले बच्चा कि मुझे तो डायरेक्शन करनी है, तो उनको वो समझ नहीं आई। तो उनके हिसाब से मैं रिजेक्टेड पीस हो गया था और उनको ये समझ आ गया था इसने कुछ नहीं करना है। मेरे पिताजी मुझे समझाते थे कि कोई छोटा-सा कोई कोर्स कर ले, कोई उस ज़माने में कंप्यूटर टाइपिंग का
कोर्स होता था, मेरे पिताजी बोलते थे कि कुछ नहीं होगा तो तू एक कंप्यूटर टाइपिंग ही सीख ले और शायद से मैं तेरे को कहीं कोई जॉब लगवा दूँ। तो मुझे समझ नहीं आता था ये मुझे कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे इतना तो पता था मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो बट देन मैंने उसका रास्ता ढूंढा। मैंने पहले विजुअल इफेक्ट्स कोर्स करने के लिए मेरे पापा को मनाया किसी तरह से कि पापा मुझे वीएफएक्स सीखना है, साउंड इफेक्ट सीखना है, एडिटिंग सीखना है, डायरेक्शन सीखना है। तो उसके हिसाब से जब मैंने इतना फैसला कर ही लिया, पेरेंट्स ने सोचा कि बेटा अब ये कुछ इकलौता बेटा होने के कारण कि कुछ कर ही नहीं सकता, तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, बोले भाई तुझे जो करना है कर। एंड देन वो लड़ाई में जीता और बट फाइनली जो हुआ अच्छा के लिए हुआ, क्योंकि उसके बाद वो बहुत खुश हुए। तो आपने कहाँ क्या ट्रेनिंग ली फिर? जी मैंने विजुअल इफेक्ट्स की ट्रेनिंग ली। मैंने डायरेक्शन को सीखा अलग अलग इंस्टीट्यूट से। मैंने मेरे ज़माने में मुझे याद है वीएफएक्स की एक ही जगह कोई एरिना एप्टेक मल्टीमीडिया करके एक कोर्स शुरू हुआ था, नया इकलौता वहाँ मैंने मेरे वीएफएक्स सीखा। एक जगह पर मैंने डायरेक्शन का कोर्स इंडिपेंडेंटली सीखा। तो ये मैं सब बस जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी मैं उसको करते जा रहा था। और मैं बहुत कम उम्र का था, मैं मात्र 17-18 साल का था जब मैंने मुझे एडिटिंग का मौका मिला। मैं एज ए एडिटर एक जॉब में लगा। इनफैक्ट मैं 19 साल की उम्र में एक टेलीविज़न चैनल दिल्ली में ओपन हुआ था, जैन टेलीविज़न। उसमें मैं एडिटिंग डिपार्टमेंट को, कंप्यूटर पे एडिटिंग करता था, उसको मैं हेड करता था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जबकि मैं मेंटली इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे काम आता था तो मैंने वो काम किया, एडिटिंग किया। तो आई वॉज एन एडिटर ऑल्सो। तो फिर वहाँ जैन टीवी से बाद आगे कैसे करियर बढ़ा? देखिए बड़ा लंबा जर्नी है। मैं एडिटर बना। एडिटर के बाद एक ऐसा बवाल दिमाग में भूत सवार हो गया कि अब तो डायरेक्शन ही करनी है। तो मैं एडिटिंग भी छोड़कर बैठ गया और फिर मैं बहुत सालों तक भटकता रहा। डायरेक्शन करने के लिए बॉम्बे आया, हाथ पैर मारे, नहीं हुआ। काफ़ी सारे फिर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियोस मिले, एड फिल्म्स मिले खूब सारे, वो एडिट किए, कुछ डायरेक्ट किए। 3-4 साल तक फ्रीलांसिंग करता रहा। फिर किसी तरह से 2004 में मैं जवाहर गोयल जी, जो कि जी के मालिक हैं, जी सुभाष चंद्रा जी के ब्रदर थे, उनका एक टीवी चैनल था दिल्ली में, उनको मैं मिला और उन्होंने मुझे एक टीवी चैनल को हेड करने का, प्रोग्रामिंग हेड बनाया, जिसके लिए हेड करने का मौका दिया। और वहाँ से मेरी दूसरी जर्नी मैनेजमेंट की शुरू हुई कि मैं एक पूरा टीवी चैनल को हेड करने लगा। तो वो एक अलग कहानी है। वो कुछ साल तक बीता। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ अगर आपके दिल की ना हो तो वो ख़त्म ही हो जाए तो अच्छी है जल्दी। तो वो 3 साल तक मेरे वो सब सपने वो पूरे करके कि मैंने मैनेजमेंट सीख के मैंने उसको छोड़ के फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके मैंने डिसाइड किया मैं शुरू से शुरू करूँगा, जो कि अपने आप में सबसे मुश्किल काम होता है कि मैं एक चैनल में हेड बनने के बाद फिर किसी नई जगह पे पहुँचूँ और फिर से शुरुआत करूँ। कितने बार मेरे पिताजी ने मेरी शादी कराने की कोशिश की और जब भी वो बोलते थे कि अब तुम सेटल हो गए हो, और कुछ ही दिनों के बाद में वो नौकरी छोड़ के एक नए काम में शुरू हो जाता था। बोलता था मुझे शुरुआत से शुरू करना है, और वो बोलते थे अभी मैं कैसे तेरी शादी कराऊं। तो लड़ाई इसी तरह से चलती रही किसी तरह से। और बट किसी तरह 2011 में मैं मुंबई आया और वहाँ पर फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में लगा और वहाँ से मैं ये काम किया। आपकी तब इच्छा फिल्म डायरेक्टर बनने की थी, तो एक चैनल के प्रोग्रामिंग हेड बनने के पीछे क्या सोच थी? कोई भी सोच नहीं थी। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे को मेरे फादर मदर को हेल्प करनी थी फाइनेंशियली, मुझे उनका सपोर्ट करना था। मैं बहुत म्यूज़िक वीडियोस बना चुका था। जब कोई जी नेटवर्क अगर आपको बोले आप प्रोग्रामिंग हेड बनोगे, मैं केवल मात्र 25 साल का था उस समय, तो ये बहुत बड़ी बात थी पूरी फैमिली के लिए। पूरे मेरे फादर की तो कद इतना बढ़ गया था, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात अचीवमेंट हो गई, जबकि मेरे दिमाग में था कि ये मैं बहुत दिनों तक करने वाला नहीं हूँ। तो उस समय पे केवल अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता था मैं, बट मन ही मन में मैं उस समय भी डायरेक्शन करना चाहता था। और मैं वेट कर रहा था कि कौन सा ऐसा दिन आए जो मुझे नौकरी से निकाला जाए और मैं उसे छोड़ के बॉम्बे स्ट्रगल करने आऊँ, जो कि मैंने किया। तो दिल्ली से बॉम्बे आना कब हुआ, फिर बॉम्बे में संघर्ष कैसे रहा? देखिए 2011 में मैं मुंबई आया और 2011 में मैं एक्चुअली में मेरे पर्सनल रीज़न से मुंबई आया। मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से, मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से गुजर रहा था और मुझे किसी तरह से दिल्ली छोड़ना था। मैं बॉम्बे आया था केवल 3 महीने के लिए कि भाई चलो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और कुछ काम करेंगे। 3 महीने के बाद मैं वापस दिल्ली आ जाऊँगा। उन प्रॉब्लम्स को जिक्र कर सकते हैं? वो थोड़ी पर्सनल लाइफ की थी। जब वो उम्र थी ऐसा, जब
मोहब्बत होती है, दिल लगता है, दिल टूटता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं भी एक आम लड़कों की तरह दिल टूटा हुआ आशिक बन के मुंबई आया और सोचा था कि 3 महीने में मैं सब ठीक हो जाएगा और मैं वापस मुंबई से दिल्ली चला जाऊँगा। ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचा था। बट जब यहाँ एक कंपनी को हेड कर रहा था एज ए सीईओ, तो मुझे किसी ने सजेशन दिया जो मुझे बचपन से जानते कि तू ये क्या कर रहा है भाई, तुझे तो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर होना चाहिए था, तू इतना टैलेंटेड इंसान है। उस एक शब्द ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगले दिन मैंने जॉब छोड़ी और मैं उस समय मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। और जिनसे शादी फिक्स की उन्होंने इसलिए शादी की कर रही थी क्योंकि मैं एक सीईओ था कंपनी का। तो सबसे पहला कॉल मैंने उनको किया। मैंने उनको बोला कि भाई देखिए, अब मैं सीईओ नहीं रहने वाला हूँ। मैंने पेरेंट्स को बोला जितने घर में पैसे इकट्ठा कर लीजिए, मेरी करियर में फिर से स्ट्रगल शुरू होने वाली है। मेरे फादर परेशान हो गए कि पहले मैं हेड ऑफ प्रोग्रामिंग बना, फिर मैं सीईओ बना, उसके बाद कहो कोई इसके आगे क्या होता है। उसके बाद फिर बोल रहा है मैं शुरू से शुरू करूँगा। अब क्या शुरू करेगा। लड़की को फ़ोन किया कि तुम मुझसे शादी मत कर। पेरेंट्स को फ़ोन किया पैसे चाहिए, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करूँ शायद से, ये बोला। अब लड़की जिससे मेरी शादी हुई उनको जो मैंने फ़ोन करके बोला मुझसे शादी मत करना, उसने पूछा क्यों। मैंने बोला शायद से मैं ज़िंदगी भर पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा। उन्होंने मुझे एक शब्द बोले और वो मेरी ज़िंदगी को जिसने बदल दिया। उन्होंने बोला आप अपना सपना पूरा करना, पैसा मैं कमाऊंगी। और उसके बाद मुझे लगा ऐसी लड़की मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फटाक से शादी कर ली उस लड़की के साथ और अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल फिल्म में शुरू किया, जो कि मुझे स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। मैंने जिस दिन डिसाइड किया मुझे फिल्म बनाना, 1 महीने मुझे फिल्म मिल गई और मेरा करियर शुरू हो गया। अगली फिल्म भी मुझे जल्दी मिल गई, वहाँ भी देर नहीं लगी। तो एज सच मुझे फिल्म बनाने में कोई स्ट्रगल भगवान की दया से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पर्सनल स्ट्रगल्स हुए। कई बार हेल्थ ख़राब हो गई, कुछ साल पेरेंट्स को कुछ इश्यूज़ हो गए, तो मैं किसी वजह से कुछ साल तक फिल्म नहीं बना पाया। तो पहली फिल्म कैसे मिली थी और उस फिल्म का रिस्पांस क्या था? पहली फिल्म आई डोंट लव यू थी और वो मैंने सितंबर में लिखी थी और मैंने जॉब छोड़ी। तो मैं छोड़ते के लास्ट कुछ दिन लिख रहा था और अक्टूबर में मुझे 5 दिन के बाद ही नेक्स्ट फिल्म मिल गई थी। मुझे किसी ने बताया कि कोई हैं जो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आम्रपाली बिल्डर्स, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। मैंने उन सबसे पहला कॉल उनको किया। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली गया। 3 दिन के अंदर मेरी दिल्ली में मीटिंग हो गई और मैंने फिल्म 5वें दिन फिल्म स्टार्ट कर दी। तो मुझे लगता है कि इससे कम टाइम किसी को नहीं लगा होगा किसी फिल्म को स्टार्ट करने के लिए। कि जिस दिन मैंने सोचा मैं फिल्म बनाऊंगा, बस मैं स्टोरी के साथ रेडी था, उससे 1 हफ्ते के बाद मेरी फिल्म ऑन पेपर रेडी हो गई थी। तो उसके लिए मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आपकी निजी जिंदगी की जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप मुंबई आए थे, क्या आपकी फिल्म का सब्जेक्ट वही था? नहीं, मैं बहुत मैच्योर इंसान हूँ। उस हिसाब से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि ज़िंदगी की परेशानियों को हम किसी और ऑडियंस के ऊपर नहीं थोपूंगा, ये मैंने सोचा था। जो मेरी प्रॉब्लम है वो मैंने बर्दाश्त की, वो मैंने फेस किया। लोगों को मैं वो दिखाऊंगा जो उनको एंटरटेनिंग लगता है। हाँ, अगर मुझे कहीं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई ऐसा चीज़ मैं लोगों को दिखा सकता हूँ जो उनके लिए अच्छा हो, एंटरटेनिंग हो, इन्फॉर्मेटिव हो या जान के उनको कुछ फ़ायदा हो, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बट मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी को सिनेमा में लाने की कभी ऐसी कोशिश कभी नहीं की है। और मेरी फर्स्ट फिल्म का जो मैंने पहले जवाब नहीं दे पाया, मेरी पहली फिल्म का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और आज तक भी मुझे मिल रहा है। उसकी बहुत अच्छी फैन बेस है, जो मेरी फिल्म को पसंद करते हैं, लोग आज भी देखते हैं। उसको दूसरी फिल्म बनाने में आपको लंबा समय लग गया था मुझे लगता है। दूसरी फिल्म बनाने में मुझे लंबा समय लगा था। फिल्म शुरू जल्दी हो गई थी बट लेकिन हुआ क्या, मैं खुद पर्सनली बहुत बीमार हो गया था। आई फेल सिक इन 2016-17 एंड आई कुड नॉट वर्क। मैं 2-3 साल तक काम ही नहीं कर पाया था क्योंकि एक तो मेरे फादर बीमार हुए, उनको ही सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट, आई कुड नॉट वर्क फॉर 1 ईयर। देन आई सफर्ड I was going through प्रॉब्लम, मैं बीमार हो गया और मैं 1 साल तक काम नहीं कर पाया। मेरी लाइफ में 2-3 साल ऐसे गए जिसमें मैं काम नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मेरे पास हमेशा से फिल्म थी, प्रोड्यूसर था, स्टोरी थी, सब था। मैं ही बेड से नहीं उठ पाया हूँ और काम कर पा रहा हूँ। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। तो मेरे 2-3 साल ऐसे कुछ चले गए इस तरह से। पर ठीक है, मैं खुश हूँ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपकी दूसरी फिल्म का नाम क्या था? उसका सब्जेक्ट क्या पहली फिल्म के जैसा ही था? प्रेम कहानी पढ़ी कुछ था? नहीं, मेरी दूसरी फिल्म का नाम बेखुदी था और वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट था जिसको बहुत
मैंने नॉन लीनियर तरीके से बनाया, और मैं जानता हूँ मैंने 2015 में जब वो स्टोरी लिखी, उस तरह की स्टोरी पे किसी ने काम ही नहीं किया था। उस फ़िल्म को बनने में थोड़ा टाइम लग गया, जैसे मैंने बताया मैं बीमार हो गया था, तो वो फ़िल्म 2000 अनफॉर्चुनेटली 2021 में आई, और 21 में आने तक वो स्टोरी तक काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन फिर भी आज भी अगर कोई इस फ़िल्म को देखता है तो उसका स्टोरी लाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना इंटरेस्टिंग है कि जो लोग भी देखते हैं बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है इस तरह की फ़िल्म बनाना, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। वो अमेज़ॉन प्राइम पे है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट फ़िल्म ऑल्सो। लोग क्यों कहते हैं कि इस ढंग की फिल्म बनाना आसान नहीं है? क्या खास बात है इस फिल्म की? बिकॉज वो एक उसके पीछे एक स्टोरी, वो स्टोरी बेस्ड कम और एक वो ट्रीटमेंट बेस्ड फिल्म है, और नॉन लीनियर है, और हर एक कैरेक्टर की कहानी हर इंसान के नज़रिए से अलग अलग, इतनी मल्टी डायमेंशनल है उसमें। एक ही कैरेक्टर को हर इंसान देखिए क्या होता है, एक लड़की जिस लड़के से प्यार करती है और वो लड़का एक दिन छोड़ देती है उसको, लड़का सोचता है उसने उसको धोखा दिया है, और वो जानने की कोशिश करता है कि उसने धोखा क्यों दिया। तो वो उसकी ज़िंदगी में जुड़े हुए कुछ लोगों से मिलता है, और हर इंसान लड़की के बारे में अपनी कहानी अलग तरीके से बताता है। कोई बोलता है लड़की अच्छी थी, कोई बोलता है लड़की के साथ ऐसा हुआ। वही एक ही स्टोरी को 3-4 तरीके से शूट किया गया है, और जब वो स्टोरी को लड़की के एंगल से वो नए तरीके से देखता है उसी सीक्वेंस को, तो वो बिल्कुल अलग स्टोरी निकल कर आती है। तो इस टाइप का सिनेमा को किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो जो भी लोग देखते हैं, जो बहुत टेक्निकल फिल्म है, कुछ लोग बहुत एडमायर करते हैं, वो बहुत बोल्ड मेरा करेजियस डिसीजन था कि इस तरह की फिल्म अटेम्प्ट करना सेकेंड बारी में, क्योंकि बहुत टेक्निकली डिफ़िकल्ट था इस तरह की फिल्म बनाना, जो कि मल्टी डायमेंशनल एंगल्स पे एक ही कैरेक्टर पे फोकस करती है और एक ही कहानी को 3-4 एंगल से शूट किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसकी, और वो म्यूजिकली मेरी दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं। तो क्या कोविड आ गया था इसलिए आपने अपने फिल्म को ओटीटी पर दिया? जी, पहले नहीं, पहले वो सिनेमा हॉल में आया। ऑफ कोर्स कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न था। हम 2018 में ही फिल्म को रिलीज़ कर रहे थे, 19 में, लेकिन हम जब करने वाले थे 2020 में कोविड आ गया और हम लोग फिल्म रिलीज़ नहीं कर पाए। फिर 2021 में फिल्म को रिलीज़ किया, और कोविड एक रीज़न था कि हाँ, वो फिर ओटीटी पे थी। आपकी जो तीसरी फिल्म है लव स्टोरी ऑफ 90s, जी। इसका जो सब्जेक्ट है उसका बीज कहाँ से मिला? एक्चुअली मैं हमेशा से सोचता था मुझे लव स्टोरी बनानी है। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद दोज फिल्म्स लाइक क़यामत से क़यामत तक एंड मैंने प्यार किया, हम आपके कौन। आई हैव बीन बॉर्न बॉट अप वॉचिंग दीज फिल्म्स, मुझे बहुत पसंद थी ये फिल्म्स। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक लव स्टोरी बनाऊंगा जो लोगों को याद रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में लव स्टोरी बताना इतना मुश्किल है, क्योंकि प्यार आज के डेट में इतना आसानी से हो जाता है। प्यार के जो प्रोसेसेस हैं उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इंतज़ार। किसी को प्यार करने के बाद इंतज़ार, उसको कह पाना, उसको कह पाने के बाद वेट करना। जो हमारे टाइम में हम किसी को देखने में 2 साल लगा देते थे, लेटर लिखने में टाइम लगा देते थे, वो सब चला गया। आप आज किसी को देखते हो, कल किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हो, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, देन आप उसको डेट कर रहे हो। थिंग्स हैव चेंज्ड। तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन लोगों को वो प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वो डिलीट नहीं होना चाहिए हमारे उससे। तो मुझे लगा कि मैं इस तरह की कहानी बताऊं जहाँ पर वो प्रोसेस मोहब्बत का पूरा बिगनिंग से एंड तक वो ठीक से दिखाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसको प्रेमाइस को डिफाइन करने के लिए मुझे जो 90s का सिनेमा मैं देख कर आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर की कहानी बतानी ज़रूरी थी जो उसने उस ज़माने को जिया है, उस मोहब्बत को एडमायर करता है। तो 2 ऐसे कैरेक्टर, फिल्मी कैरेक्टर, एक का नाम राज और एक का नाम सिमरन, जो सोचते हैं, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख के बड़े हुए हैं, उनको लगता है हमारी ज़िंदगी में भी वैसी एक लव स्टोरी होगी। क्या हो वो जो एक जगह पर मिलें, क्या हो उनकी ज़िंदगी का जो सोच का नज़रिया बड़ा फिल्मी है, तो उसका आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे ऐसा लगा एक सिनेमैटिक, एक फिल्मी फिल्म कभी नहीं बनी। एक ऐसा कैरेक्टर जो फिल्मी है, जो दुनिया में सोचता है बस मतलब मैं राज हूँ, मुझे मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत कर, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो रियल लाइफ में क्या होता है वो फिल्म में देखेंगे, बट एक्चुअली में वो क्या करना चाहता है वो जो शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में किया था, बट रियल लाइफ में नहीं हो पाता है। तो ऐसा कैरेक्टर को वीव करने में, ऐसा बुनने में, ताना बाना बुनने में मुझे एक दुनिया चाहिए थी, उसके लिए लव स्टोरी ऑफ 90s को लिखा। लव स्टोरी ऑफ 90s का क्या मतलब है कि ये प्रेम कहानी क्या 1990 की है? नहीं, ये लव स्टोरी ऑफ 90s का मतलब है कि 90s के ज़माने की जो मोहब्बतें हैं उसका टेस्ट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। 1-2 कैरेक्टर जिन्होंने 90s के टाइम पे जिनकी
पैदा हुए हैं, उन्होंने वो फिल्में देखी है, उससे इंस्पायर्ड हैं, उसे देख के बड़े हुए हैं। तो आज की डेट में जैसे मैं हूँ, मैं 90s का जनरेशन का हूँ जो पैदा हुआ हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में क्या है, प्यार कहाँ से सीखा है, वो फिल्में देख के। और मेरी फिल्म में डायलॉग है कि मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया बट संस्कार फिल्मों ने दिए हैं। तो ये रियलिटी है कि मुझे खुद मेरे माँ बाप ने पैदा किया और सच में मेरे संस्कार फिल्मों ने दिए हैं। तो वो संस्कार कहाँ से, वो फिल्में देख के, वो मोहब्बत कहाँ से सीखी है, फिल्में देख के। और वो मैं लेकर आज तक जो भी मैं मेरी रियल लाइफ में मैं प्यार जब भी किया, जैसे भी किया, तो वो सब सिनेमा से इंस्पायर्ड है। तो ये दो कैरेक्टर की कहानी जो 90s के सिनेमा से इंस्पायर्ड है, तो उस ज़माने के लव स्टोरीज से इंस्पायर्ड दो कैरेक्टर हैं जो जिनकी जर्नी 90 से शुरू के 2012 में जाके 2024 में कंप्लीट होती है। तो पूरी की पूरी 90 से 2024 तक की जर्नी दिखाई है। तो केवल 90 से कनेक्टेड नहीं है, 90 से थॉट कनेक्टेड है, वो ज़माने का प्यार कनेक्टेड है, बट एक्चुअली में वो कंटेम्प्रेरी भी है, उस ज़माने की भी है, तीनों जनरेशन दिखाई। लेकिन 2024 के आने तक प्यार के मायने बदल चुके हैं। अब काफ़ी देर प्यार शुरू होता है, काफ़ी देर पर ख़त्म भी हो जाता है। ऐसे में आपकी फिल्म क्या करती है? अब देखिए, मेरी फिल्म ऐसे में सही मोहब्बत क्या है उसको बताती है। मेरे को लगता है कि इस आज के ज़माने में भी और इनफैक्ट हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना कोई ऐसा बहुत पुराना नहीं, बट जब 10-15 साल भी अगर पुराना ले जाए तब भी ऐसा होता था। और उससे 10-15 साल पहले भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होते थे, लेकिन उस शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बीच में आपको अपने आसपास वो 4-5 लोग मिल जाएंगे जो मोहब्बत में पड़े रहते हैं, उनकी मोहब्बत होती है ज़िंदगी में, और वो सक्सेसफुल होती है या फेलियर होती है, जो भी है। तो वो प्यार कभी ज़िंदगी में ना आज गया है, ना पहले गया था, ना आगे जाएगा। तरीके बदल गए हैं जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। आज मैंने लव स्टोरी ऑफ 90s बनाई है, अब से 30 साल के बाद हो सकता है कोई लव स्टोरी ऑफ 25 बनाए या 30 बनाए। तो प्यार आज भी है, कल भी है, रहेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हमें प्यार चाहिए। वी वांट टू बी लव्ड, वी वांट टू बी पैम्पर्ड। सो एज लॉन्ग एज वी आर ह्यूमन, वी वांट टू बी लव्ड, हमको प्यार होता ही रहेगा। वो तरीके बदलते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी फिल्म एक प्यार करने का एक जनरेशन का तरीका दिखा रही है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल 20-30 साल के बाद हो सकता है आगे वाली जनरेशन आज के साथ जनरेशन को दिखाए जो इंटरेस्टिंग उनको लगे। हमने उस कल्ट ऑडियंस के लिए जो 90s में पैदा हुए हैं, उनका आइडिया, उनका तरीका प्यार करने का जो आज की जनरेशन को भी कनेक्ट करे म्यूजिकली और उनको भी कनेक्ट करे, उसको दिखाया गया है और एक ज़माना बताया गया है, और उसका लेना देना केवल प्यार से। क्या आपकी फिल्म के दोनों नायक, एक नायक और नायिका जो है राज और सिमरन, दोनों 90s के प्यार में यकीन करते हैं? कैरेक्टर मेरा बिल्कुल, राज जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मोहब्बत में बिलीव करता है। इनफैक्ट वो बोलता है मुझे कि एक तरफ घर पे मैं, बॉलीवुड में प्यार, हम एक साथ जवान हो रहे थे और मुझे प्यार हो रहा था प्यार से, मुझे समझ आ गया था। मैंने जैसे बोला कि मुझे पैदा माँ बाप ने किया, संस्कार फिल्मों ने दिए। तो ये कैरेक्टर ही इस तरह का है कि वो प्यार, ही बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लव, ही बिलीव्स इन लव, he thinks there is a love for him and he has to be in the situation where he can see the love, purest form of love। वो प्यार purest form of love पे बिलीव करता है। सिमरन भी सिमिलरली इसी तरह की सेम टाइप का कैरेक्टर है जो फिल्म में रोल प्ले कर रही है देविता, और वो कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही है जिसको प्यार चाहिए। फिल्म बस कई बार हमको दोनों को प्यार चाहिए होता है, लेकिन एक दूसरे से नहीं चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्यार नहीं चाहिए, बस उनको आपस में नहीं चाहिए। तो वो एक क्लैशेस होते हैं, हमको हो सकता है किसी और से चाहिए हो, किसी और से चाहिए हो, और उस समय जब हम दोनों एक साथ में हो, हम एक को किसी से प्यार हो, ज़रूरी नहीं दूसरे को प्यार हो। तो ये सिचुएशन हो सकती है, बट दोनों के दोनों मोहब्बत में विश्वास करते हैं और 90s के प्यार में विश्वास करते हैं। फिल्म लव 90s में टर्निंग पॉइंट्स क्या है? क्या है टर्निंग पॉइंट्स क्या है फिल्म में? टर्निंग पॉइंट्स, आई थिंक टर्निंग पॉइंट इस फिल्म में यही है कि एक लड़की आज की डेट में हम मेल और फीमेल दोनों एक ही तरह के लाइंस पे ड्रॉ करते हैं। अगर मेल्स के रिलेशनशिप्स होते हैं, वी गो थ्रू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, हम बहुत बार प्यार होता है हमको, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर एक मर्द मल्टीपल रिलेशनशिप से गुजरे
तो हम उसको कैसोनोवा बोलते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं उसको, बोलते हैं वाओ ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ माचो मैन। पर वही चीज़ अगर लड़की करे तो हम उसको बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हम उसको देखते हैं कि यार शिट, मतलब ये तो कैरेक्टरलेस लड़की है। तो मुझे ऐसा लगता है टाइम हैज़ कम कि हम लड़की भी जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो, जिसके खूब सारे रिलेशनशिप रहे हों, या जो ऐसा सोचती हो कि मुझे प्यार करने का हक है, हर बार प्यार मिलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो ऐसे लोगों को हम, ऐसे किसी को जज करने का हमारा कोई हक नहीं है। तो दूसरा एक पॉइंट ये है कि प्यार में दिल टूटता रहता है। हम कई बार मोहब्बत में दिल टूटने को बहुत बड़ा बना देते हैं, हमारे दिल टूटने पे हम उससे हम उसको बदला लेने का सोचते हैं, या हम कुछ ज़िंदगी को उसको सबक बना लेते हैं कि बस जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक्स इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। हमको इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वी शुड मूव ऑन इन लाइफ एंड डू बेटर थिंग्स फॉर आवर फैमिली, पेरेंट्स एंड हूसोएवर इज़ इन लव विद अस। तो मुझे ऐसा लगता है द टर्निंग पॉइंट इज फिल्म में किस तरह से लड़की के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है मैंने, और कैसे एक मेल फीमेल को समझता है आज के एंगल से। ऑल्सो द लव एस्पेक्ट इज ऑल्सो टर्निंग पॉइंट ऑफ फिल्म, की हाउ दे डिस्कवर द लव। ये बहुत अच्छे लेवल पे टर्निंग पॉइंट है जी। क्या इस फिल्म में आपकी ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है। प्यार जिस तरह से राज करता है वो मैं ही हूँ, और इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत कोई भी इंसान जो लिख रहा होता है कहानी, उसकी वो कहीं ना कहीं उसके खुद के रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। और मैं जब मोहब्बत मैंने किया तो मैंने दिल पूरा टूट के किया, पूरा मोहब्बत को, उसको पूरी दुनिया जैसे अलग और मोहब्बत एक अपने आप में प्रॉपर काम है, तो इस तरह से किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज से मैंने उसी तरह से मोहब्बत कराने की कोशिश की है। जैसे मेरा दिल टूटा था, मैंने कोशिश की है कि दिल टूटने में क्या दर्द होता है मुझे पता है, तो मैंने वो रेफरेंसेस लिए हैं। ऐसा मेरी स्टोरी नहीं है, बट हाँ मेरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस तो बिल्कुल वही है। प्यार में दिल टूटने के बाद उससे उभरने की जो कला होती है, या जो कहते हैं कि तरीके होते हैं, उस पर आपकी फिल्म क्या बात करती है? मेरी फिल्म एक्चुअली इसी के बारे में है कि प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हम भी किसी का दिल तोड़ें, हम बदला लें, हम कुछ करें। कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव करते हैं। तो ये फिल्म मेरी ये कहती है कि कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद को प्यार करो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप किसी से इतना प्यार मत करो कि आप अपने आप को भूल जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि इंसान को पहले खुद से प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आपको किसी का प्यार नहीं मिलेगा। मैं हर किसी को बोलता हूँ, यूथ को, पहले आप अपने आप से प्यार करो, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है मोहब्बत में, नॉट फाइनेंशियली, उनसे प्यार करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, फिर आपको सब लोग प्यार करेंगे और आपको वो भी प्यार करेगा जिससे आप प्यार करें। चलिए, आपकी फिल्म की यूएसपी क्या है? मेरी फिल्म की इसके सॉन्ग्स हैं और इसकी लव स्टोरी है। फिल्म के लिए अध्ययन सुमन और नई लड़की का चयन क्यों? देखिए, अध्ययन के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है अध्ययन बहुत अंडररेटेड एक्टर है। उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो आज तक अपना सही साइड दिखा ही नहीं पाया है। कई बार किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बेचारा कंट्रोवर्सी में रहा, या कुछ ऐसी फिल्में मिली हैं जिसमें अध्ययन की जो स्ट्रेंथ है उसको कभी उसको मौका मिला नहीं है दिखाने का। मैं वो एक लकी इंसान हूँ जो मैंने उसकी वो साइड देखी है। मैं बहुत प्रभावित हूँ अध्ययन की उस साइड से। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लोगों को उसके टैलेंट का 10% भी नहीं पता है जो मुझे मालूम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये फिल्म बनाई मुझे लगा ये अध्ययन से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। अध्ययन उस समय बिजी था, अपना कुछ काम कर रहा था, उनका हीरा मंडी का शूट चल रहा था या कुछ काम चल रहा था। तो मैंने जब उनके पास ये कॉन्सेप्ट लेकर गया तो मैंने बोला मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू हैव यू इन माय फिल्म, बिकॉज कोई इस तरह से काम नहीं कर सकता जैसे अध्ययन आप कर सकते हो। अब रही दिव्यता की बात, मैं हीरोइन के रूप में किसी नई लड़की को ढूंढ रहा था क्योंकि मैं कोई नहीं चाहता था कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो, किसी ऑडियंस ने उस लड़की को, सिमरन को कभी देखा ही ना हो। तो वो एक नई लड़की हो जिसको मैं एक खूबसूरत तरह से फ्रेशनेस लेकर आऊँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मन था कि इस तरह से मैं इंट्रोड्यूस करूँ, बिकॉज कैरेक्टर ऐसा है जिसमें उसकी ज़रूरत है। तो वैसे इसलिए मैंने दिव्यता को लिया। फिल्म में गाने कितने हैं? 6 गाने। आपने एक गाना आतिफ असलम के साथ से गवाया है, वो गाना आतिफ से गवाने के पीछे क्या सोच थी, क्यों आपको लगा कि उनसे गवाना चाहिए? देखिए, मैं आतिफ का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। शायद से मैं थोड़ा सा अनअवेयर रहता हूँ कई चीज़ों में, बिकॉज मैं क्रिएटिव इंसान हूँ। मुझे पॉलिटिकली क्या चल रहा है कई बार नहीं पता रहता, कह सकते हैं।
लेकिन मैं आतिफ का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, जब मुझे ये गाना बनाया तो मुझे लगा और कोई गाना इतनी अच्छी तरह से गा ही नहीं सकता, ये उन्हीं का गाना है। फिर जब एक क्रिएटिव इंसान को एक भूत सवार होता है, जिसने अपना घर छोड़ दिया हो, अपने एक वेल एस्टैब्लिश जॉब छोड़ दी हो, उसने ऐशो आराम छोड़ दी हो, तो उसको कुछ और क्या ही दिखेगा। जब मैंने ये सोचा मुझे आतिफ से ही गवाना है, तो फिर तो मेरे बीच में कोई आने वाली बात ही नहीं थी, तो मैंने केवल उनको अप्रोच किया और लकीली मुझे वो मिले, क्योंकि मेरी पहली दोनों फिल्मों ने इतना काम किया था कि मैं अगर किसी को अप्रोच करूँ तो वो मुझे थोड़ा सीरियसली ले ले, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने लिया, और मुझे फिल्म के जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने गाए, और वो आउट ऑफ द वे, बीमार होने के बावजूद जिस दिन मुझे शूट करना था उससे 3 दिन पहले ही हमने फैसला किया हम उनसे गवाएंगे। वो कहीं और थे, उनको मैंने फ्लाई करवा के किसी और जगह बोला जाने के लिए ताकि वो गा सकें, और बीमार होने के बावजूद उन्होंने गाना गा के दिया मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उन्हें पता था मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा जेस्चर दिया, तो मेरे लिए तो वो एक फ़ैन बॉय मोमेंट है कि मुझे आतिफ का गाना चाहिए था और आज मेरी फिल्म में उनका गाना है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। गाने के बोल क्या है, एक लाइन बताएं, और इसको आपने कहाँ शूट किया, क्या तरीके अपनाए शूट के, कुछ खास तरह का शूटिंग की है इसके? ये गाने के बोल मैं ना रहा मेरा है, और इतना खूबसूरत गाना है, मैं इससे ज़्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग मेरी आवाज़ में नहीं, मेरे थ्रू नहीं आतिफ की आवाज़ में सुने। एक गाना हमने बहुत सारी जगह शूट किया है, अलग अलग लोकेशन में, मनाली में, पहाड़ों में, कॉलेज में, हमने औली में, हमने देहरादून में, हमने 7-8 लोकेशन पे 7-8 दिन तक शूट किया है, बहुत बड़े स्केल पे शूट किया है, और मुझे पूरा यकीन है ये गाना लोगों को। क्या सोच क्या है इस गाने की, मैं रहा न मैं? मुझे ऐसा लगता है कि सोच यही थी, जब मैंने गाने का मैंने ब्रीफ दिया था राइटर को, मैंने बोला था कि एक लड़का जिसको मोहब्बत हुई है वो कहता है कि मैं खुद का नहीं रहा हूँ, बिकॉज प्यार एक्चुअली प्यार की शुरुआत ही ऐसी होती है कि जब आपको मोहब्बत होती है आप खुद के नहीं रहते हो, आप अपनी ईगो को और अपने हर चीज़ जो आपके अंदर मैं होता हूँ उसको सबसे पहले सरेंडर कर देते हो। तो मैं मतलब मैं नहीं रहा, मैं खुद का नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपनी ईगो, अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, अब जो तुमने देखना है। तो वो एक थॉट था कि मैं ना रहा मेरा, मैं बन गया हूँ तुम्हारा। तो आई थिंक वो एक थॉट था, तो बहुत ही खूबसूरत लगा सबको, और इसी तरह से हमने गाने को जी। 7 साल बाद आतिफ असलम की वापसी हो रही है और कुछ विरोध भी हैं कुछ, आपको लगता है ये विरोध जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, हर किसी को हिंदुस्तान में अपनी बात को कहने का हक है। अगर कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि गाना मैंने आतिफ से गवाया, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको वो कह सकते हैं, वो अपनी बातों को हिंदुस्तान में तो कहा जा सकता है, डेमोक्रेसी है। और मैं बहुत बड़ा उन लोगों का भी मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं खुद उनका फ़ैन हूँ जो जिन्होंने विरोध किया है। मैं उनका खुद फ़ैन हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे तो उनके विरोध में कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है, उनका काम वो विरोध कर सकते हैं। बट मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने बहुत खूबसूरत गाना बनाया, मैं एक छोटा सा फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे आप अपनी फ़िल्म को लेके आने देंगे तो मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ आगे तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मेरी फ़िल्म बहुत अच्छी है, गाना बहुत अच्छा है, कहीं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, कोई चीप पब्लिसिटी नहीं ढूंढ रहे। हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है जिसमें हमने गाना बनाया और हम चाहते हैं बस लोगों तक पहुँचे। किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लोगों ने जिन्होंने विरोध किया, जो ट्रोल करते हैं, जिन्होंने तारीफ़ की, सब मेरी ही कंट्री के, मेरे ही लोग हैं, मैं ही उन्हीं का हूँ, और मैं अपने कंट्री के सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, एंड आई एम वेरी प्रो इंडियन। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं किसी ने भी कुछ गलत किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कला, संगीत और सिनेमा, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती, और न इनको सिनेमा में या भाषा में बांधा जा सकता है? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। पॉलिटिकली ज़्यादा मैं ऐसी बात कह नहीं सकता हूँ कि जो हर किसी के अपने रीज़न्स हैं। अब जैसे मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो मेरी कोई सीमाएं नहीं हैं थॉट्स की, संगीत की कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं उनको सीमाओं में रखना है, वो सही भी होते हैं कई बार, ऐसा नहीं कहता हूँ कि हम लोग ही सही हैं, कई बार वो भी सही होते हैं। तो उनका काम वो कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारा काम सीमा से बंधा नहीं है, उनका है बंधा, उनको अलग चीज़ें देखनी है। तो हम सब लोग मिलजुल के कुछ कर लेंगे, आपस में बैठ जाएंगे, सब इंडियन हैं, हम सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब इज्जत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चलता है। कहा जाता है कि सिनेमा, किसी भी देश का सिनेमा हो, वो उस देश का सांस्कृतिक वाहक होता है।
आप इसमें कितना यकीन करते हैं? बिल्कुल, मैं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की भूमिका को पूरी दुनिया में लेके जाने के लिए आज इंडियन सिनेमा चढ़ चढ़ के बोल रहा है। आरआरआर फिल्म ने अगर आज की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो किसकी तारीफ हुई? इंडिया एज अ कंट्री तारीफ हो रही है। इंडिया का कल्चर को आज की डेट में प्रमोट किया जा रहा है। वी एवरीबडी हु सो एवर मीट मी हु लिव्स अब्रॉड who are not Indian citizen or American citizen, my friends, there are many friends who I have in my life. They all are so positive about our culture. They love our culture. They want to learn about our culture. They want to follow our culture. And why it has happened? Not because of any political communication. Of course, मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देश को आगे तक लेके गए। आपने फिल्म लव स्टोरीज ऑफ 90s को कहाँ शूट किया है और कितने दिन में किया है? मैंने मेरी फिल्म को शूट करते करते कम से कम 50-60 दिन हो चुके, 60-65 दिन हो चुके हैं और 5 दिन का स्केड्यूल और है, तो 70 डेज़ का पूरा स्केड्यूल है हमारा। मैंने इसको देहरादून, मनाली, मोस्टली तो 90% तो उत्तराखंड में शूट किया, 95%। औली में, उत्तराखंड में, देहरादून के वेरियस लोकेशन में, कुछ जगह पर मसूरी में, फिर हमने मनाली के वेरियस पार्ट्स पे शूट किया है और अब कुछ पार्ट हम मुंबई में शूट करेंगे। उत्तराखंड में शूट करने की कोई खास वजह थी? सब्सिडी या और वजह थी? सच बोलूँ तो सब्सिडी अब हमें बाद में पता चला। पहले हमने फिल्म प्लान की थी क्योंकि मुझे एक हिल स्टेशन पे शूट करना था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हिल स्टेशन में शूट करने के लिए मुझे या तो मनाली साइड में हिमाचल जाऊँ या फिर कश्मीर जाऊँ या फिर यहाँ जाऊँ। तो मैंने उत्तराखंड, 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना था। मैंने उत्तराखंड सेलेक्ट किया क्योंकि फिर हमको ये बताया गया कि सब्सिडी मिलती है, तो ऑफ कोर्स फिर वो एक रीज़न भी था, इसमें कोई डाउट नहीं। शूटिंग के दौरान की कोई घटनाएं? बहुत सारी घटनाएं हैं, हर दिन एक घटनाएं होती है। हमने ऐसे वेदर में शूट किया जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते थे, बिकॉज वहाँ आने जाने का कोई वो नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हमें शूट करने में। हमने बहुत मुश्किल लोकेशंस पे शूट किया। अभी रिसेंटली हमने औली में शूट किया जहाँ हमारे बर्फ़ इतना गिरा था कि इतना पैरों घुटनों तक बर्फ़ था, गाड़ी भी हमारी रुक गई, ऊपर तक नहीं। हमने 2 किलोमीटर वॉक करके गए। हमें वहाँ लेपर्ड्स के निशान दिख रहे थे और वो सब कुछ हो रहा था जो आप सोच रहे हो। हम लोगों ने बर्फ़ में शूट किया, बारिश के बीच में शूट किया। हमने ऐसी जगह पे शूट किया कि हम पानी में शूट कर रहे हैं और सामने मेरे स्नेक निकला हुआ है और मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे था कि शूट ख़त्म हो जाए तो फिर मैं सबको बताता हूँ। हम गिरे भी हैं, हमें चोट भी लगी है, हम भीगे भी हैं। हम लोगों की फिल्म में वो सब कुछ हुआ है जो आई थिंक आप उम्मीद कर सकते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए जो होता है। तो वो सब आपने बताया कि आपकी फिल्म में 6 गाने हैं। आज की तारीख में लोग बामुश्किल 1-2 गाना रखते हैं, वो भी कुछ लोग तो सिर्फ प्रमोशनल सॉन्ग रखते हैं। आपने 6 गाने रखने की बात क्या सोची? मुझे ऐसा लगता है कि जो सोचता है वो सही है। कभी हमारी फिल्म में 12 गाने हम आपके वन में भी थे, या ज़्यादा से शायद से 10 भी होते हैं। रॉकी एंड रानी में 5-6 हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना सिनेमा पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो और आपको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, और आप जो बेस्ट बना सकते हो, आपको जिस पे विश्वास है कि मेरा ये बेस्ट है और लोगों को मुझे ये दिखाना है, फिर लोग डिसाइड करेंगे उन्होंने आपका सिनेमा देखना है नहीं देखना। तो मैं इस फॉर्मेट में नहीं जाता हूँ आजकल क्या है, क्योंकि आजकल हमेशा बदलता रहता है। मैं अगर ये फिल्म लेकर आऊँगा, उसके 6 गाने अच्छे लगे, कल कोई हो सकता है बोले कि मुझे 6 गाने डालने चाहिए। तो मैं पैटर्न को बनाने में विश्वास करता हूँ, फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज सिनेमा एक आपकी दुनिया, आपकी थॉट्स की एक आप जन्म देते हो अपने थॉट्स से किसी चीज़ को। आप ही तो डिसाइड करते हो मुझे ये बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर लोग डिसाइड करेंगे वो उस देखने लायक फिल्म है या नहीं, गाने 6 होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मेरा मानना ये है कि इस फिल्म में 6 गाने चाहिए थे और लोगों को बहुत मज़ा आएगा एक बार फिर से एक म्यूजिकल लव स्टोरी देखने। आतिफ असलम के अलावा और कौन कौन गा रहा है? फिलहाल के लिए तो उदित नारायण जी ने गाना गाया है, अमित मिश्रा ने गाना गाया है, और 1-2 लोग और नाम हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं दे सकता हूँ, जिन्होंने गाना जो गाने वाले हैं और बड़े नाम हैं
और मैं इस बारे में जल्दी बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी है कि मैं बहुत बड़े नाम और भी हम इस फिल्म के म्यूज़िक में इन्वॉल्व करें। एक ज़माना वो था जब फिल्म के गाना हिट होता था और फिल्म चल जाती थी। आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये क्या संगीत का स्तर गिर गया है या जो फिल्मकार है, डायरेक्टर है, उसको फिल्म की में संगीत रखने की समझ नहीं रह गई? आई थिंक दोनों ही चीज़ें हैं। फिल्म भी, गाने भी उस लेवल पे मेलोडी कम और रिदम के बेस पे ज़्यादा है, तो रिदम आप अपने साथ में ही लेके जाते हो। रिदम यू कैन एंजॉय एट द टाइम व्हेन यू आर लिसनिंग टू देम, बट आप रिपीट वैल्यू रिदम पे ज़रूरी नहीं आपको उस लेवल पे मिले जैसे हम लोगों को मैंने प्यार किया के गाने, हमने कयामत से कयामत तक के गाने जो सालों सुनते रहे। इवन मैंने रिसेंटली रॉकिन रानी के गाने सुने हैं, मैं सुनता रहता हूँ, मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं गाने, बिकॉज में मेलेडी है। मेलेडी और अच्छे लिरिक्स में आप क्या है, यू देयर इज अ रिपीट वैल्यू, यू कैन लिसन टू देम अगेन एंड अगेन। बट आज की डेट में जो बाकी गाने हो रहे हैं, दे आर मोर ऑफ रिदम बेस्ड। सो आई मीन उनमें एक आपकी अटेंशन तो मिल जाती है आपको तुरंत उस म्यूजिक की वजह से, बिकॉज देयर इज सो द सॉन्ग इज सो मल्टी लेयर्ड, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, रिदम ड्रिवन सॉन्ग, बट यू डोंट टेक दैट सॉन्ग बैक विद यू, यू काइंड ऑफ फॉरगेट द सॉन्ग। आप जब दूसरा अच्छा सॉन्ग सुनते हो, आपको याद क्या रहता है? वो गाने जिसकी म्यूज़िक मेलोडी अच्छी हो, जिसकी ट्यून अच्छी हो, जो आप अपने साथ लेकर जाते हो, हम गुनगुनाते हो, उसके लिरिक्स कुछ इस तरह से है। जैसे मुझे भी रिसेंटली रॉकी रानी के गाने बहुत अच्छे लगे। वे कमलिया मेरा फेवरेट सॉन्ग है रिसेंटली। आई मीन आप उसको, मैं रोज़ सुनता हूँ उस गाने को, बिकॉज कि उसकी लिरिक्स, उसकी म्यूज़िक, उसके रिदम नहीं, उसकी म्यूज़िक वो बहुत अच्छी है। तो इस करके एक तो ये रीज़न है। दूसरा, उसको इम्प्लीमेंटेशन, जब डायरेक्टर को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उसके लिए म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे भी एज ए सोसाइटी भी हम ग्रो कर रहे हैं, और हमको कल जो हमारे कंसर्न्स थे, रोटी, मकान, मोहब्बत, शादी, अब वो नहीं रहे। अब हमारे को इंडिया को एज ए कंट्री, अब डायरेक्टर्स भी बड़े कुछ कंटेंट्स बना रहे हैं कि उनको एज ए कंट्री कुछ मूव करना है, कुछ बड़ा करना है, थॉट्स भी कुछ रियलिस्टिक हो गए हैं, तो उसमें गानों की ज़रूरत कम हो गई है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, और कुछ उनको इस तरह की समझ भी नहीं है, क्योंकि दैट लेवल ऑफ 90s का म्यूज़िक जो हमने देखा है वो मिसिंग है। अभी में जो करण जौहर जी की डायरेक्शन देखी है, दैट वाज अमेजिंग इन रॉकी एंड रानी। बहुत कम लोग हैं वो जो उसको समझते हैं, अभी भी वो जनरेशन है। आई एम वेरी ग्लैड दैट we still have people like Karan Johar can make that kind of a cinema once again. So but I don't think there are many people who can understand that kind of thing. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की कमी है। दूसरी जो और होती है, आज के जो गाने होते हैं उसमें आपको शब्द नहीं सुनाई देते, सिर्फ म्यूजिक और दुनिया भर के रिदम और आवाज़ ये सारी आती है, लेकिन उसके शब्द क्या है वो तो सुनाई नहीं देते। ये भी नहीं लगता गाने को, संगीत को इससे भी गिर रहा है? किस स्तर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के रहते हुए हर ही जनरेशन ये बोलती है कि स्तर गिर रहा है। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि तुम्हारी जनरेशन में स्तर गिर रहा है, अब हम कह रहे हैं हमारे, तो हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने किया है। मैं नहीं बोलूँगा स्तर गिर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ फास्ट हो गया है, अभी वो रिपीट वैल्यू का ज़माना ख़त्म हो गया। अभी आप एक चीज़ को अभी पसंद कराओ, ट्रेंडिंग पे हुई, बाय द टाइम आप उसको 2-3 दिन के बाद कुछ और ट्रेंडिंग पे होएगा। तो उनको ऐसा रिदम डालना है कि आपके दिमाग में चढ़ के बोले, ताकि वो 2 दिन या 1 दिन जो भी आप सुन रहे हो सुनते रहो, उसी में उनकी रिकवरी है। तो अपना प्रोपोर्शंस, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, पूरे थॉट्स बदल रहे हैं, उनकी एग्जीक्यूशंस बदल रही हैं, उनकी मोनेटाइजेशन बदल रही है, प्रोसेसेस बदल रहे हैं, तो इस वजह से उसकी एग्जीक्यूशन भी बदल रही है, म्यूज़िक भी डिफरेंट तरह का हो रहा है। तो ये सभी चीज़ पूरा इकोसिस्टम ड्रिवन है ये सारा का सारा। आपकी जो तीनों फिल्में हैं, इन तीनों फिल्मों में कहीं न कहीं प्यार एक मुद्दा जरूर है, किसी न किसी रूप में जी। इन तीनों में आप डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए, तीनों ही अलग अलग तरीके की अलग लव स्टोरीज़ हैं, बट तीनों में ही प्यार जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि लव स्टोरी मैं बहुत एंजॉय करता हूँ देखना और बनाना। मुझे अलग अलग तरह की फिल्में पसंद हैं लव स्टोरीज में। मुझे कभी हाँ कभी ना शाहरुख खान की पसंद आई थी, तो लम्हे भी पसंद आई थी। मुझे मैंने प्यार किया पसंद आई थी, तो मुझे क़यामत से क़यामत तक पसंद आई थी, जो कि रोमियो एंड जूलियट के ऊपर है। तो दैट दे ऑल आर लव स्टोरीज मेड बाय डिफरेंट पीपल ऑलमोस्ट इन 1 डेकेड, मतलब 10 साल के अंदर ये सारी फिल्में आई हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो लव स्टोरीज में कहा जा सकता है। जब मैंने पहली फिल्म बनाई वो एक टीनेज लव स्टोरी की कहानी थी 17-18 साल के लड़के की, जिसका एक एमएमएस स्कैंडल के ऊपर फिल्म थी और उसका एक बहुत अलग नज़रिया था। वो बहुत खूबसूरत स्टोरी थी। जो मेरी सेकंड फिल्म थी एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट की स्टोरी थी, जिसमें उसकी ज़िंदगी में उसको सब कुछ मिलता है लेकिन वो लड़की नहीं मिलती जिसे वो प्यार करता है। तो उसकी नज़रिया क्या है उसकी मोहब्बत से, और उस लड़की का एक बैड पास्ट है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ ऐसा हुआ था, उसको ढूंढते वक्त वो लड़की को डिस्कवर करता है। वो एक अलग टाइप का लव की कहानी है। अब तीसरी एक सिनेमैटिक एक फिल्मी फिल्म है जिसमें एक लव को, एक्चुअली मेरी फिल्म में लव को सेलिब्रेट किया है इस फिल्म में। आई एम सेलिब्रेटिंग दी मोमेंट्स ऑफ लव, दिस इज अबाउट सेलिब्रेटिंग लव। इसमें मैंने मोहब्बत को कल्मिनेट किया है 90s से अब तक को लेकर, और उसकी बेस्ट मोमेंट्स को उठा के सेलिब्रेट किया है अपने आर्टिस्ट को लेके, अपने हीरो हीरोइन को लेके। तो तीनों अलग अलग तरह की अलग अलग फिल्में हैं, उसमें मेन एसेंस मोहब्बत है लेकिन उनकी स्टोरी बिल्कुल वाहिद है, बिल्कुल अलग है और अलग अलग तरह से कही गई है। क्या आपकी फिल्म के जो नायक और नायिका उनकी गेटअप वगैरह भी बीच में बदले हैं कहानी के अनुसार? तो कहानी बदली है? बिल्कुल। क्या गेटअप बदले हैं उसमें? जैसे वो कॉलेज में थे तो अलग तरह के गेटअप में हैं, जो वो बड़े हो जाते हैं तो उनका गेटअप आज के ज़माने का हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो जनरेशन का डिफरेंस है। सोशल मीडिया में कितना आप यकीन करते हैं, और आप सिनेमा के लिए खास तौर पर कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है? सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत सारे लोग चीफ मिनिस्टर बन गए, कुछ मिनिस्टर बन गए। मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ सर उसी बात पे। तो जब वो इतना बड़ा काम करा सकता है तो सिनेमा तो क्या चीज़ है। ऑफ कोर्स आज की डेट में सब कुछ मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। आज की डेट में आप जो किसी को कम्युनिकेट करना चाहो तुरंत मोबाइल फ़ोन पे मैसेज पहुँच जाता है, तो वो तो आपका सबसे फास्टेस्ट वे लोगों तक पहुँचने का। इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत नुकसान है। फ़ायदे ये हैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है। पहले आप फिल्मों में प्रमोशन के लिए आप टीवी पे ऐड देते थे जो बहुत महंगा होता था। बेचारा प्रोड्यूसर बहुत मरता था क्योंकि उसे पता भी नहीं था कहीं चल रहा है भी नहीं चल रहा, कई बार नहीं भी चल रहा होता था, कई बार सही जगह नहीं चल रहा था। अब सोशल मीडिया में किस एज ग्रुप को दिखाना है, किसको दिखाना है, कहाँ पहुँचाना है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसान ये है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको कहीं कुछ भी ट्रोल कर रहा है, कोई फ्रस्ट्रेटेड इंसान बैठ के आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, ये इसके नुकसान है। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो हर मंच का एक फ़ायदा नुकसान होता है। मुझे लगता है ये ट्रांजिशनल फेज़ है, कुछ टाइम लगेगा हमको समझने के लिए, इसके फ़ायदे और नुकसान और समझने के लिए। लेकिन दोनों ही चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का फ़ायदे नुकसान है इस तरह की, सोशल मीडिया की भी है। बट हाँ, मुझे तो फ़ायदे ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली फिल्म से। सोशल मीडिया के फ़ायदे की आप बात कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपकी फिल्म बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है, तो इस क्या वजह है कि सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं? दर्शक फिल्म देखने चाहता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता और है इसी साथ एक चीज़ और मैं जोड़ दूंगा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे करोड़ों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। जब आपके करोड़ है तो 1 लाख तो उसमें से फिल्म देख लें, वो भी नहीं देखते। हाँ, देखिए उसका कारण ये है, इसीलिए मैंने लव स्टोरी 90s बनाई कि आज की डेट में जो फिल्म है वो एक स्पेशल तरह के मेकर्स हैं जो एक तरह की प्रिविलेज्ड एरिया में बैठे हुए हैं मुंबई के, और वो हाई क्लास सोसाइटी से कनेक्टेड है। उनके आइडियाज़ मोस्टली बहुत दूर है उन लोगों से, आम लोगों से जो लोग फिल्म देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में बांद्रा से जुहू तक या टाउन से लेके वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि फिल्म की लव स्टोरी क्या होगी, जिसमें आज लड़की किसी से मिलती है, कल उसके साथ उसका अफेयर होता है, परसों वो छोड़ देता है सारे रिलेशनशिप्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन असली कहानी ये नहीं। आज भी जयपुर, उदयपुर, देहरादून और छोटे शहर, गांव, हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री, उनके लोग अभी भी सच में मोहब्बत करते हैं। उनकी कहानी कौन बताएगा? उनको उनसे फॉलो तो करने का मन करता है, जानना चाहते हैं कि ये हीरो कर क्या रहा है, बट उसकी कहानी जो वो लेकर आ रहा है उसमें उनको वो देखते नहीं है। एक टाइम ऐसा होता था कि लव स्टोरी में वो लोग देखते थे, या जो भी एक्शन की फिल्म होती थी, जब सनी देओल एक्शन फिल्म करते हैं, जैसे अभी उन्होंने गदर बनाई, तो उन्होंने सिंपल कहानी बनाई, लोगों ने उसको कनेक्ट किया तो देखी ना फिल्म, सिंपल कहानी है। तो लोगों को कनेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग जो बना रहे हैं उनकी सोच वो हिंदुस्तान की जो बाकी असली ऑडियंस है उसकी सोच से मैच नहीं करती है, क्योंकि वो एक तरह के लोग जो वो बहुत हाई क्लास सोसाइटी के, उनको रियलिटी हिंदुस्तान की क्या पता ही नहीं है।
तो मेरी जो ये लव स्टोरी है तो ये वो शहरों की कहानी है जो रियल आज भी मोहब्बत पे बिलीव करते हैं और आज भी चीज़ें वो वैसी ही जी रहे हैं जो उससे पहले जीते थे। तो वो कनेक्शन टूट गया है, इसलिए वो लोग नहीं देख रहे हैं। कुछ फिल्मों का कई बार स्टैंडर्ड भी गिर जाता है क्योंकि आप फिल्मों को प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप फिल्म की कहानी को नहीं लेके आ रहे हैं। आर्टिस्ट भी ये नहीं पूछता है कि फिल्म की स्टोरी कैसी है, बस ये पूछता है कि प्रोजेक्ट को पीछे कौन बैक कर रहा है उसकी। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ 10 साल में जो भी स्टार कहीं से भी नहीं आके बड़ा बना है, जो कहीं नहीं था, वो वही लोग हैं जिन्होंने कोई अच्छी स्टोरी पकड़ी है और उससे बड़े बने हैं, खुद बने हैं और फिर अच्छी स्टोरी पकड़ के और बड़े बने हैं। और अब अगर वो किसी वजह से आगे बड़े नहीं बन पा रहे क्योंकि अब वो भी उस प्लेटफॉर्म वो प्रोजेक्ट ढूंढने लग गए हैं जिसमें कौन बैक कर रहा है, कौन क्या, ये नहीं देख रहे कि जो बना रहा है उसकी क्वालिटी मेकिंग कैसी है या उसकी स्टोरी कैसी है। तो इसकी वजह से ऑडियंस कनेक्ट नहीं होता। आपको नहीं लगता जो स्टूडियो सिस्टम है वो सिनेमा को नुकसान कर रहा है? स्टूडियो सिस्टम बिल्कुल, कॉर्पोरेटाइजेशन का जो एक प्रोसेस है वो उसमें एक मुझे इशू ये लगता है कि वहाँ पर जो लोग सिलेक्ट करते हैं फिल्म क्या होनी चाहिए कौन नहीं, वो एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं या जो भी वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। वो कुछ एजुकेटेड पढ़े लिखे बच्चे जो आते हैं वो सिनेमा वाले लवर्स नहीं हैं, जिन्होंने हम जैसे लोग जिन्होंने 15-15 20-20 साल ज़िंदगी दे दी है अपने काम को छोड़ के, ऐसे लोग हम जैसे लोगों को होना चाहिए कि हमको सिलेक्ट करना चाहिए कि फिल्में क्या बननी चाहिए। एक क्रिटिक वो नहीं हो सकता जो एक MBA करके आया है और उसको बस फिल्म का, तो कोई भी क्रिटिक हो सकता है, मेरी मदर भी क्रिटिक हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, बट हम उन्हें क्रिटिक्स तो नहीं बोल सकते। क्रिटिक वही हो सकता है जो फिल्म किस उद्देश्य से बनाई है वो समझ सके, और अगर जो फिल्म भी बनाई है उसको बनाने के लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है बनाने का, वो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किन तक पहुंचनी है, वो टारगेट ऑडियंस को पसंद आएगी नहीं पता है, उनके हिसाब से क्रिटिक बने। तो हर चीज़ को एक ही पैमाने पे लाके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और हर चीज़ को एक पैमाने में बैठ के स्टूडियो में बैठ के वो जो स्टूडेंट्स MBA करके आए हैं बच्चे, वो ये डिसाइड नहीं कर सकते फिल्म कैसे बनेगी, बिकॉज उनके पास रीच है, वो किसी भी आर्टिस्ट को बुलाए हैं, वो आ जाते हैं, प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हैं, बट जो कोर है, हार्ट हैज़ टू बी एट राइट प्लेस, वो अपनी सही जगह नहीं होता, इसलिए सही प्रोजेक्ट इन प्लेस नहीं हो पाता, इसलिए स्टूडियो वर्क नहीं कर पाता। आपने अपने जीवन में अब तक तमाम फिल्में देखी होंगी, आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं? जैसे कि मैंने बताया मेरी फेवरेट फिल्म सबसे पहले तो क़यामत से क़यामत तक, मैंने प्यार किया, और बहुत सारी हैं जिसमें अधिकतर लव स्टोरीज़ ही हैं, हॉलीवुड फिल्म भी हैं जिसमें डिज़ास्टर आर्टिस्ट जेम्स फ्रैंको की मूवी है वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। बहुत सारी फिल्में, हर तरह की फिल्म मुझे पसंद आती है, बट जितना मुझे समझ आता है मुझे लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज आई लव द फीलिंग ऑफ लव, आई लव दिस थिंग कि प्यार मोहब्बत में जो फीलिंग आती है वो मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। आप खुद लिखते भी हैं और जो लेखक होता है उसे पढ़ने का भी शौक होता है, आप क्या पढ़ते हैं? देखिए मैं बुक रीडर नहीं रहा हूँ, मैं फिल्म व्यूइंग बहुत की है, उसी के थ्रू सिनेमा समझा हूँ। मैं कोई बहुत पढ़ाई एजुकेशन में बिगनिंग में बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे पढ़ने का बहुत कुछ शौक़ नहीं था। हाँ, अब जो मैं अगली फिल्म साइंस फिक्शन बना रहा हूँ उसके लिए मैंने जब अपने एक स्कूल टीचर को जब बताया मैं ये बना रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने हंसते हुए बोला था कि बेटा अगर तू इतनी पढ़ाई स्कूल में कर लेता तो आज बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता। तो पढ़ाई का शौक़ अब मुझे मजबूरी में हो गया है, क्योंकि मुझे फिल्मों में के लिए आजकल आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको स्टडी बेस्ड फिल्म करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। तो मुझे साइंस के ऊपर पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे थियोरी ऑफ एवरीथिंग बिग बैंग एंड देन क्वांटम थ्योरी, ये सब पे मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैं अगली फिल्म साइंस फिक्शन बना रहा हूँ, तो मुझे ये सब पढ़ना बहुत अच्छा है। तो जो आपकी फिल्म साइंस फिक्शन क्या नाम है और उसके बारे में कुछ बताना चाहें? देखिए अभी उसका नाम डिसाइड नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम है, मैंने उसका टाइटल भी नहीं लिया है, लेकिन उसका एक वर्किंग टाइटल ज़रूर है जिसका नाम स्वप्न दृष्टा है, और बहुत जल्दी मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत जल्दी, और बहुत बड़े स्केल पे शूट करने वाला है। आपने भी बहुत बड़ी बात कही कि जिसका मतलब ये होता है कि आज का जो फिल्मकार है और जो कलाकार है दोनों ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। आपको लगता है ये जो स्थिति है ये सिनेमा के लिए नुकसानदायक है?
हाँ, बिल्कुल नुकसानदायक है, बिकॉज़ पहले एक ज़माने में कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के बाद सलमान खान इतने बड़े स्टार बन गए, उस ब्लॉकबस्टर की, तो भी उनके पास काम नहीं था। आज की डेट में कोई छोटी-सी एवरेज फ़िल्म भी दे देता है आर्टिस्ट, तो उसको इतना बड़ा स्टार बना दिया जाता है, कॉर्पोरेट टेक ओवर कर लेते हैं, उसको मोनेटाइज़ करने के लिए लग जाते हैं। वो समझ भी नहीं पाता मैंने क्या किया, उसको 5-6 साल उसका करियर बुराने में लग जाते हैं। उसने ऐसी कोई फ़िल्में भी नहीं दी होती हैं, बाय द टाइम उसको रियलाइज़ होता है क्या होता है, क्या हुआ है, उसको एजेंसीज़ के साथ घुमा-घुमू के एडवर्टाइज़मेंट रिबन कटवा-कटवा के उनका करियर ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर फ़िल्में बनाने वाले लोग थे वो उसका एक बहुत बड़ा वो काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब तक उनको रियलाइज़ होता है तब वो फिर गाली दे रहे होते हैं उसी एजेंसी को। ऐसा मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 2013 में आपकी पहली फिल्म आई थी, तब से 2024 11 साल हो गए। इन 11 सालों में आपने सिनेमा में क्या बदलाव महसूस किया? टेक्नोलॉजी का बदलाव महसूस किया, थॉट्स का बदलाव महसूस किया, 360 डिग्री बदलाव है। मतलब बहुत मोहब्बत अब इनफैक्ट बेटर हो गई हैं चीज़ें। आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं करने के लिए, और आप कुछ भी कर सकते हैं हिंदुस्तान में। आज थोड़ी-सी फ़िल्में, बुरा एक ही हो गया, वल्गर हो गई हैं हमारी फ़िल्में। अब मुझे अभी अगर मुझे बच्चों को फ़िल्म दिखानी होती है तो मैं हॉलीवुड फ़िल्में दिखाना पसंद करता हूँ। इंडियन फ़िल्में ओटीटी पे दिखाते मुझे लगता है इसमें कभी भी सेक्स सीन आ सकता है, कभी भी गाली आ सकती है। तो ये बुरा प्रभाव है, और अच्छा है कि टेक्नोलॉजी। अमित जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।